गुड इवनिंग दोस्तों, मैं दिवाकर मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव। जैसा कि हम जानते हैं कि हवा जो हमारी एक तरह से जीवनदायिनी होती है, भोजन पानी के बाद अगर ऐसा कोई तत्व है जो मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक है, वो हवा है। क्योंकि अगर भोजन न मिले मनुष्य को या फिर किसी जीव को, तो वो कुछ हफ्तों या फिर कुछ दिन तक जीवित रह सकता है। अगर पानी किसी मनुष्य को या जीव को न मिले, फिर भी वह जीवित रह सकता है कुछ दिन तक या फिर कुछ घंटों तक जीवित रह सकता है। लेकिन हवा एक ऐसा तत्व है जो अगर कुछ मिनट न मिले तो कोई भी जीव या फिर इंसान तुरंत मर जाता है। तो इस संदर्भ में हम देखेंगे कि जो वायु है एक महत्वपूर्ण कारक है जीवन के लिए, क्योंकि वर्तमान समय में वायु प्रदूषण एक महत्वपूर्ण प्रदूषक है जो पृथ्वी पे जीवन को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। मनुष्य दिन प्रतिदिन विकास के कार्यों के प्रति आगे बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में वह विभिन्न प्रकार का प्रदूषण कर रहा है, जिसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वह विभिन्न प्रकार के प्रदूषण आते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक इसलिए माना जा रहा है कि पिछले कुछ दशकों में देखा गया है कि वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और 2021 का एक डेटा है जिसमें ये देखा गया है कि विश्व के 80 मिलियन लोग वायु प्रदूषण के कारण अपना जीवन खत्म कर चुके हैं। अर्थात ये हुआ कि 80 मिलियन लोग अर्थात 8 करोड़ लोग वायु प्रदूषण के कारण एक साल में मृत्यु हो रहे हैं। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण एक महत्वपूर्ण कारक है। पहले हम समझ लेते हैं कि वायु है क्या। तो वायु एक संगठन है। किसका संगठन है? गैसों का, जलवाष्प का और धूलकण का। क्योंकि गैसों से और जलवाष्प और धूलकण के संयोजन को ही हम वायु कहते हैं। और हम जानते हैं कि वायु पृथ्वी की चारों तरफ आवृत है, इस प्रकार हम इसे वायुमंडल भी कहते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि अगर वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है तो इसमें क्या क्या है? इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% के लगभग ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैस 1% में आता है। तो इसमें देखा जाता है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन ऐसे गैस हैं जो लगभग 99% से भी ज़्यादा हैं, और बाकी सब जो गैसें हैं वो 1% से भी कम हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी एक महत्वपूर्ण गैस है जो 0.03% पृथ्वी पर पाया जाता है। तथा शेष में हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, नियान, क्रिप्टॉन, जेनान, ओजोन, जलवाष्प आदि होती है, जो बहुत हल्के गैस इसमें शामिल हैं और कुछ इसमें जहरीले गैस भी हैं। आगे हम देखते हैं कैसे गैस हैं, ये इनके प्रतिशत के हिसाब से दिया गया है। तो पहले हम जान लेते हैं वायु प्रदूषण की परिभाषा। वायु प्रदूषण होता क्या है? तो वायु में कुछ तत्वों के अनावश्यक रूप से मिल जाने से वायु के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसके द्वारा स्वयं मनुष्य के जीवन या अन्य जीवों के जीवन परिस्थितियों एवं हमारी सांस्कृतिक संपत्ति को हानि पहुँचे या हमारी प्राकृतिक संपदा को नष्ट हो या उसे हानि पहुँचे, उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। तो वायु जैसा कि हम जानते हैं कि एक संगठन है जो जलवाष्प, धूलकण और गैसों का एक मिश्रण है। यह एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, लेकिन इन संगठन में कुछ फेरबदल हो जाता है या फिर कोई तत्व इसमें कम हो जाए, कोई तत्व अधिक हो जाए, तो ये वायु प्रदूषण में आता है। और इसके कारण ये होता है कि वायु का जो भौतिक और रासायनिक और जैविक गुण है ये परिवर्तित हो जाता है, और जिससे जीव, चाहे मनुष्य हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे अन्य जीव जंतु हो, उनका जीवन प्रभावित होता है। यही नहीं, हमारी जो पारिस्थितिक तंत्र है जो एक तरह से चेन की तरह पाई जाती है, जो जीवन को बनाए रखती है, एक दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, और वायु प्रदूषण के कारण ये चेन टूट जाती है और बहुत सारे जीव प्रभावित होते हैं। यही नहीं, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है या फिर एक तरह से कहते हैं सांस्कृतिक संपदा है,
वो हमारी क्या होती है, इससे भी प्रभावित होती है। इसको हम कुछ तथ्यों के आधार पर पढ़ेंगे। जैसे हमारा पहला बिंदु ये है, वातावरण की ताज़ी हवा में हानिकारक और विषैले पदार्थों का बढ़ जाना वायु प्रदूषण का कारण है। तो बहुत सारे ऐसे विषैले पदार्थ होते हैं जो हमारे दिनचर्या के कारण वायु में बढ़ जाते हैं और इनसे हमारी ताज़ी जो हवा है वो विषाक्त हो जाती है। बाह्य तत्वों, विषाक्त गैसों जो विभिन्न क्रियाकलापों से और मानव के कारण इसमें बढ़ते जाते हैं। इसी कड़ी में हम देखते हैं मनुष्य बिना भोजन पानी के कुछ दिन तक जीवित रह सकता है, जैसा कि मैंने बताया है, और अगर हवा कुछ मिनट न मिले तो मृत्यु हो जाता है। आजकल देख रहे हैं कि विभिन्न शहरों में जो मनुष्य है तीव्र जनसंख्या के कारण बहुत ज़्यादा यातायात आप देख रहे हैं, ये कल कारखानों उद्योगों से निकलने वाले जो धुएँ हैं इन सब से क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा। या फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि जलवाष्प बढ़ने के कारण भी वायु प्रदूषण होते हैं। तो वायु प्रदूषण के अगर स्रोत की बात की जाए तो वायु प्रदूषण के दो प्रमुख स्रोत हैं, एक तो प्राकृतिक स्रोत है, दूसरा मानवीय स्रोत है। तो जो प्राकृतिक स्रोत है वो बहुत ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होती है, लेकिन क्योंकि जो प्रकृति स्वयं इसको प्रभावित करती है उसकी भरपाई भी कर देती है, लेकिन जो मनुष्य इसको प्रभावित करता है उसकी भरपाई उसका भी प्रकृति ही करती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्राकृतिक कारक इसमें वायुमंडल को दूषित करने वाले कुछ ऐसे तत्व हैं, जैसे ज्वालामुखी हो गया, इसके विस्फोट से बहुत सारी गैसें निकलती हैं जो वायु के संगठन को प्रभावित तो करती हैं और हमारे ओजोन परत को भी प्रभावित करती हैं। इसमें क्या क्या निकलता है, राख निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, धुआं निकलता है, धूलकण निकलता है। अगर देखा जाए तूफान में भी बहुत सारे धूलकण उत्पन्न हो जाते हैं। जंगलों की आग है जो कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसों में, मीथेन में आदि में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देता है। कोहरा है, बंजर भूमि से उड़ने वाली धूल है। तो ये सब प्राकृतिक कारक हैं। अगर मानवीय स्रोत देखा जाए तो बिजली संयंत्र हैं, इनके चिमनियों से निकलने वाले धुआं, मोटर कार यानी यातायात, जलाई मतलब लकड़ी के जलाने से जो धुआं उत्पन्न होता है या फिर जो प्रदूषक उत्पन्न होते हैं और वायु में प्रदूषण बढ़ाते हैं। तेल शोधक कारखाने जो हैं, कृषि और वानिकी प्रबंधन में रसायन या खाद का प्रयोग हम करते हैं, तो इसके कारण भी वायु प्रदूषण होता है। देख सकते हैं कि वर्तमान में यातायात के कारण बहुत सारे वायु प्रदूषण के प्रभाव, अगर हम वायु प्रदूषण के प्रभाव की ओर बढ़ते हैं तो वायु प्रदूषण केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि वनस्पतियों, जीव जंतुओं, जलवायु, मौसम, ऐतिहासिक इमारतों और यहाँ तक कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुँचाता है। अब ये कैसे पहुँचाता है मनुष्य को? मनुष्य चूँकि 24 घंटे सांस लेता रहता है, लगभग 22,000 बार सांस लेता है एक मनुष्य, वैसे ही जीव जंतु भी लगातार सांस लेते हैं। तो इनके श्वसन तंत्र के माध्यम से हमारे फेफड़ों तक पहुँच जाते हैं, फेफड़ों से फिर ब्लड में भी पहुँच जाते हैं। फेफड़े तो प्रभावित होते ही हैं, श्वसन तंत्र प्रभावित होता ही है, हमारा रक्त भी प्रभावित होता है। तो इस प्रकार जीव प्रभावित होते हैं, जीव जंतु भी। और जलवायु, अगर वायुमंडल में संगठन बिगड़ता है तो जलवायु भी इससे प्रभावित हो जाता है। तापमान बढ़ने से मौसम भी प्रभावित हो जाता है, क्योंकि इसमें ग्रीन गैसें भी आती हैं जो ऐतिहासिक इमारतों और यहाँ तक कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुँचाती हैं। तो इसमें डेटा दिया गया कि हर साल 2 से 4 लाख लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन ये डेटा इतना ही नहीं है, ये वर्तमान में 80 लाख तक पहुंच गई है प्रति वर्ष। अब WHO का कहना है कि अगर भारत को देखा जाए तो दुनिया में 20 शहर ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, और इसमें से 13 शहर भारत में ही हैं। वायु प्रदूषण के कारण मनुष्यों को दमा, गले का दर्द, निमोनिया, सिर दर्द, उल्टी, फेफड़े का कैंसर, हृदय रोग, जुकाम, खांसी व आँखों में जलन आदि जैसी समस्या पैदा हो जाती है। तो इन सब रोगों के बारे में अभी हम लोग विस्तार से समझेंगे आगे। अगर देखा जाए तो दमा ऐसा बीमारी है, इसको अस्थमा भी कहते हैं, जो श्वसन मार्ग का एक रोग है जो उसमें सूजन पैदा करता है, और इस सूजन के कारण क्या होता है कि जो श्वसन क्रिया रुक जाती है और इससे मृत्यु तक हो जाता है। घबराहट, सीने में जकड़न, खांसी, ये इसका लक्षण होता है। वायु प्रदूषण के कारण सूर्य के प्रकाश की मात्रा में कमी आ जाती है, जिसके
जिससे पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। अचानक तापमान में बढ़ोतरी से डायरिया, पेट दर्द, उल्टी, सिर दर्द, बुखार, बदन दर्द और त्वचा संबंधी रोगों का जो संभावना व्यक्त किया जाता है। ज़्यादा गर्मी बढ़ने से त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। अगर बात किया जाए 1984 में भोपाल गैस त्रासदी की, तो ये वर्तमान सदी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक माना जाता है, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव हो गया था, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। बहुत सारे लोग अपंग हो गए थे तथा शारीरिक क्षति को भी प्राप्त किए। इसमें बहुत सारे लोग अंधे हो गए, कुछ लोग अपंग हो गए और हजारों लोग तो तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन से प्रदूषक उत्पन्न होते हैं और ये प्रदूषक मनुष्य के स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालते हैं, कैसे दुष्प्रभाव डालते हैं, इसको समझ लिया जाए तो प्रदूषक से होने वाली बीमारी का सबसे बड़ा कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैस। विकासशील मानव अपने रोजमर्रा की जिंदगी में विभिन्न वस्तुओं का मांग करता है और उन मांगों की आपूर्ति करने के लिए विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है और इसके कारण बहुत सारे वायु प्रदूषण हो रहे हैं और इन्हीं वायु प्रदूषण के कारण प्रदूषक बढ़ रहे हैं वायु में। दूसरा इसमें देखा जाए यातायात में कार, बस, ट्रक और इनसे निकलने वाले धुएं जो वायुमंडल में महीन कणों को बढ़ा देते हैं और इन कणों के कारण ये हमारे श्वसन के मार्ग से प्रत्यक्ष रूप से हमारे अंदर प्रविष्ट कर जाते हैं और हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। हवा में मौजूद रासायनिक तत्व सांस के माध्यम से हमारे अंदर चले जाते हैं और रोग पैदा करते हैं, आँखों में जलन आदि इसके लक्षण हैं। इसी में आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी गैस कोयले के दहन, लकड़ी के दहन आदि से उत्पन्न होता है और ये हमारे और जानवरों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। क्लोरीन भी एक ऐसा गैस है जो प्राकृतिक रूप से तो हवा में मौजूद है, लेकिन इसकी अधिकता के कारण मनुष्य या फिर जीव जंतु इससे प्रभावित होते हैं। जो भी जीवाणुनाशक बनाए जाते हैं उसमें क्लोरीन की मात्रा मिलाई जाती है और ये क्लोरीन मनुष्य के श्वसन के माध्यम से अंदर जाती है। जो उद्योगों में काम करने वाले मनुष्य हैं, चाहे कर्मचारी हैं, उनके श्वसन के माध्यम से अंदर चले जाते हैं, तो वहाँ जो कर्मचारी हैं वो भी प्रभावित होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से उत्पन्न होता है? ये ईंधन, डीजल, कोयले, पेट्रोलियम आदि के जलने से धुआं में मिल जाता है। NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अन्य कई ऐसे गैस हैं जो इन ईंधन के दहन से और लकड़ी के दहन से उत्पन्न होते हैं। ये श्वसन संबंधी बीमारियां और सबसे ज़्यादा ये बच्चों को प्रभावित करते हैं। लेड भी एक ऐसा कारक है जो वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है और इसकी अधिकता कैसे होती है? ये भी पेट्रोलियम और जो लेड एसिड की जो बैटरियां हैं उसमें प्रयोग होता है और इसके प्रयोग से ये वातावरण में बढ़ रहा है। ये शरीर में BP को बढ़ा देते हैं, सुनने की समस्या, मानसिक समस्या पैदा करते हैं, यहाँ तक कि कैंसर जैसे समस्या को भी उत्पन्न कर देते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ये वे गैसें हैं जो शीतलक में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में प्रयोग किए जाते हैं। उसमें से जब ये उत्सर्जित होते हैं तो ये वातावरण में पहुंच जाते हैं और अन्य गैसों के साथ मिलकर ये ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं, जिससे वायुमंडल में तापमान की वृद्धि होती है। और अभी आगे देखा जाएगा कि ओजोन परत क्या है और इसके प्रभाव क्या हैं और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे कार्य करता है। शरीर पे प्रभाव इसका क्या होता है? इसके कारण शरीर पे चर्म रोग या फिर कैंसर जैसे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ओजोन क्या है? यह एक कार्बनिक अणु है जो वायुमंडल में 15 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में इसकी सांद्रता अधिक पाई जाती है। इसके ऊपर नीचे भी होता है, लेकिन 15 से 35 किलोमीटर के बीच में इसकी सांद्रता अधिक होती है और ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करता है? रोक देता है और ये जीवन को रक्षा करता है। जैसे कि CFC अगर ऊपर जाता है तो ये नाइट्रोजन या अन्य
हल्के अणुओं से मिलके ओजोन परत को क्षरण कर देता है, और CFC ओजोन परत को अन्य गैसों के साथ मिलके तोड़ देता है, और इनके टूटने से जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो आसानी से पृथ्वी पे आ जाती हैं और ये जीवों को हानि पहुंचाती है। कैंसर या फिर त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। जीव जंतुओं या फिर जो मछलियाँ होती हैं इनके लार्वा को मार देती है। हल्के पौधे मुलायम फसलें होती हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। कार के शीशे का नुकसान पहुंचाती है। तो ये सब इसके लक्षण होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ये ऐसा गैस है जो कोयले के दहन से उत्पन्न होता है, और कोयले से चलने वाली भट्टियों में इसका उत्सर्जन देखा जाता है। यह सांस से संबंधी रोगों को पैदा करता है और आँख में जलन आदि उत्पन्न करता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक महत्वपूर्ण गैस है जो जीवन के लिए जरूरी होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा गैस है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पे जीवन को बनाए रखती है। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो पृथ्वी पे जो जीवन है वो नहीं हो पाता, क्योंकि रात में इतना पृथ्वी ठंडा हो जाता कि पृथ्वी जम जाता। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इस तापमान को बनाए रखता है, लेकिन एक सीमा से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अगर वायुमंडल में बढ़ जाता है तो ये फिर जीवन के लिए हानिकारक होता है। तो इसकी मात्रा 0.03% है, और इसकी जो मात्रा है लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि मनुष्य हमेशा पेट्रोलियम का दहन कर रहा है, यातायात का प्रयोग कर रहा है, लकड़ी जला रहा है, कोयला को जला रहा है, तो इससे इसकी मात्रा बढ़ रही है। तो ये भी सांस से संबंधित बीमारियों को पैदा करता है। अब एक सब वर्तमान में जो समस्या चल रही है श्वसन से संबंधित और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, इसमें सबसे बड़ा प्रभावक ये होता है सस्पेंड पार्टिकुलेटेड मैटर। इसको PM से मापा जाता है। ये ऐसे कण हैं, ये धूल कण होते हैं जो बहुत महीन महीन कण होते हैं। वायुमंडल में अगर धूल कण बढ़ जाता है तो ये सांस के माध्यम से हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, फेफड़ों को जाम कर देता है। और इनका अगर PM मान देखा जाए तो एक होता है PM 2.5 और एक होता है PM 10। तो PM 2.5 जो होता है ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, और इससे ही सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं, क्योंकि ये फेफड़ों को जकड़ लेता है। इसी क्रम में धुंध, कुहरा ये सब भी आते हैं, और क्योंकि ये डायरेक्ट मनुष्य को प्रभावित नहीं करते हैं, इसके कारण मनुष्य में बुखार, सर्दी, जुकाम आदि आ जाते हैं। तो ये प्राकृतिक है। अब तक बात हुई वायु प्रदूषण, इसका प्रभाव और इसको उत्पन्न करने वाले कारक। देखा जाए कि वायु प्रदूषण को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण करने के उपाय, सबसे पहले 1981 में सरकार ने इस पे ध्यान दिया था और वायु प्रदूषण नियंत्रण के तहत अधिनियम बनाए। पर्यावरण प्रबंधन संगठन जो केंद्र और राज्यों के सम्मिलित सहयोग से चलाए जाते हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य लोगों के लिए स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति में सहायता प्रदान करना है। स्वास्थ्य मामलों में सक्रिय सहयोग प्रोत्साहित करना है। तो WHO भी वायु प्रदूषण के मामले में बहुत ज़्यादा गंभीर है और सभी देशों से उनका सहयोग करता है कि लोगों को एक बेहतर पर्यावरण दिया जाए, जिससे लोगों का उम्र अधिक हो और उनको कम हानि हो। इसके साथ ही हम आपस में मिल के भी वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। जैसे हम लोग अगर वायु यातायात को कम करें, दिन प्रतिदिन अपनी मांगों को कम करें, दिन प्रतिदिन अपनी मांगों को अगर कम करें तो इससे क्या होगा कि जो हमारी मांग और आपूर्ति वाला सिस्टम है ये थोड़ा स्लो होगा और उद्योगों पे भी भार कम पड़ेगा, वाहनों पे भी भार कम पड़ेगा
अगर हम अपने पर्यावरण को ग्रीन रखें तो ये वायु प्रदूषण जल्दी खत्म हो जाएगा। देखिए, क्योंकि यातायात भी एक इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। हमें ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ना चाहिए। ग्रीन एनर्जी ऐसे एनर्जी जो पर्यावरण को कम हानि पहुंचाते हैं, जिसमें एथेनॉल आता है, CNG आता है। तो ऐसे ईंधन की ओर हम बढ़ सकते हैं और पेट्रोलियम के उपयोग को कम कर सकते हैं। अगर वायु प्रदूषण को हम पाठ्यक्रम में शामिल करें, सभी लोगों तक पहुंचाएं, इसकी जागरूकता को, हर बच्चे तक इसकी शिक्षा को अगर पहुंचाएं तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा नियंत्रण होता है। अगर लोग जागरूक होंगे तो प्रदूषण कम करेंगे। तो इसको दूरदर्शन, रेडियो और पाठ्यक्रम में शामिल करके हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। रेल यातायात, रेलवे भी इसके लिए बहुत जागरूक हुआ। पहले रेल के इंजन डीजल से चलते थे, अब रेलवे के इंजन देखा जाए तो लगभग 95% जो रेलवे के इंजन हैं अब सब विद्युत से चल रहे हैं। अगर निष्कर्ष देखा जाए तो यही निकलता है कि वायु प्रदूषण को या तो हम रोक दें या तो सांस लेना छोड़ दें। तो हम सांस लेना तो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मनुष्य एक दिन में 22,000 बार सांस लेता है। ऐसे भी अन्य जीव जंतु सांस लेते हैं। वनस्पतियाँ भी श्वसन क्रिया करती हैं, अपना भोजन बनाती हैं। तो हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बिना वायु प्रदूषण को रोके पृथ्वी पे जीवन को हम नहीं बचा सकते हैं। तो इसमें हमारा जो परिवेश है उसको ग्रीन करके इस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।